दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाइप। आज हम बात करेंगे रामबलि चंद्रवंशी जी मौजूद हैं और आज इनका कार्यक्रम था गर्दनी बाग में और किन-किन मुद्दे पे इनके कार्यक्रम था, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो सर पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताएँ थोड़ा? देखिए, आज के कार्यक्रम तो महाधरना था, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में। लेकिन ये महाधरना ये तृतीय चरण के आंदोलन की शुरुआत थी। इसके पहले 2015 में यही बाबू नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ने अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियाँ को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया। अब जिससे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो मूल अति पिछड़ा की धारणा थी 2 वर्गों में जिन्होंने पिछड़े वर्ग को बांटा था, वो 110-11 जातियों को उसका नुकसान होने लगा। और नुकसान कितना हुआ भकमारी कि 70% से लेकर 100% तक। अब ये बहुत बड़ी चिंता के विषय हो गई। यानी नीतीश कुमार जी ने एक कलम से अति पिछड़े वर्ग के अस्तित्व को एक तरह से खतरे में डाल दिया। अब इसको लेकर के हम लोग पहले चरण में तो धरना प्रदर्शन किया, उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला अभी लंबित है। लेकिन दूसरे चरण में हम लोगों ने पदयात्रा किया, रथ यात्रा किया, सम्मेलन किया और उसी के वजह से मेरी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। अभी मेरा 3 साल की सदस्यता बची हुई थी बिहार विधान परिषद की। लेकिन यह आंदोलन के कारण सरकार को लगा कि ये रामबली जी को सदस्यता समाप्त कर देंगे तो आंदोलन शायद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आंदोलन समाप्त होने के बजाय आंदोलन और तीव्र गति से बढ़ने लगा। तब हम लोगों ने तीसरा चरण का आगाज़ आज से शुरू किया है, यानी 25 जुलाई 2024 से कि अब अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ नीतीश भगाओ नारा के साथ शुरू किया गया। और यह तीसरा और अंतिम चरण का आंदोलन की आज शुरुआत है, जिसमें हम लोगों ने करो और मरो के तर्ज पर इसको लिया है। और अब हम लोगों ने याचना नहीं रन होगा, इस ख्याल से सारे बिहार के कोने कोने से आज 38 जिला के कार्यकर्ता अति पिछड़े के साथी आए हुए थे। सब लोगों ने धरना को सफल बनाया और धरना में जो हमारा तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करने सहित जो 4 सूत्री और मांगे हैं, उस मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग संकल्पित होकर के यहाँ से आज धरना समाप्त किए कि या तो हमारी मांगे सरकार पूरी करे, और अगर मेरी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है हमारी मांगे, तो हम लोग अंततोगत्वा आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। यही संकल्प लेकर के बिहार में इस बात को फैलाने का हम लोग काम करेंगे कि बिहार के जो 40-42% आबादी है वह समझ सके कि बिहार में अति पिछड़ों की घोर उपेक्षा हो रही है, वो भी नीतीश कुमार के द्वारा, जो अपने को स्वांग रचते हैं कि हम अति पिछड़ों के मसीहा हैं, दरअसल अति पिछड़ों के कातिल हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि 2015 में नीतीश जी ही आरक्षण दी, फिर नीतीश जी ख़त्म क्यों करेंगे? अब नीतीश जी उस समय भी मुख्यमंत्री थे, जो इन्होंने प्रस्ताव लाया, ये कानून बनाई और संकल्प लाया। आज भी नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश बाबू तो पिछले 19 साल से चाहे उसके साथ रहें चाहे इसके साथ रहें, सत्ता के स्टीयरिंग सीट पर बैठ रहे हैं। तो हमारी शिकायत तो नीतीश कुमार जी से ही सबसे पहले है, और नीतीश कुमार जी से हमने व्यक्तिगत तौर पर भी 1 बार 2 बार 3 बार मिल चुका, और मिल करके उन्होंने भी महसूस किया कि ये हमसे गलती हो गई है। तो गलती होने का मतलब होता है कि उसको करेक्शन कर लेना जब समय का बोध हो जाए तो गलती का। आरक्षण खत्म के बाद तो ये कोर्ट ने फैसला सुनाया है ना, नीतीश जी की इसमें क्या रोल है? नहीं, ये आरक्षण खत्म नीतीश जी ने की है अपने संकल्प के आधार पर। अब हम लोग कोर्ट में गए, ये तेली तमोली दांगी अपेक्षाकृत संपन्न जातियां पहले पिछड़े वर्ग 2 में था, 2 में, अब पिछड़े वर्ग 2 से उसको निकाल करके अति पिछड़ा में डाल दिए, जो सबसे पिछड़ा था। तो उसके साथ क्या हो रहा है कि जो संपन्न है, जिसकी आबादी है, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास पैसा है, वो कमज़ोर लोगों को ख़त्म कर दे रहा है, हक खा जा रहा है। तो आखिर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगेरी लाल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में 2 वर्गीकरण किया था, यानी आरक्षण में आरक्षण दिया था, सोपानीकरण किया था, उसका तो मकसद ख़त्म हो गया। इसलिए नीतीश बाबू ने किया। हम लोग कोर्ट में गए थे, उच्च न्यायालय, लेकिन उच्च न्यायालय को भी नीतीश कुमार किसी न किसी तरह मैनेज करके यहाँ से हम लोग असफल हो गए। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
लेकिन दूसरा रास्ता जो हम लोग का था जन आंदोलन का, उसको हम लोगों ने अख्तियार किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला जब भी आए तो आएगा, लेकिन हम सबसे बड़ी अदालत जो जनता की अदालत है उसमें इस सवाल को ले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो अति पिछड़ी वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी 42% के आसपास आबादी है, वह इतना बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है। तो नीतीश कुमार को सचेत होने की ज़रूरत है, और अगर सचेत नहीं होते हैं तो हम तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोग मिल करके नीतीश सरकार की सत्ता को बेदखल कर देंगे। लेकिन सर ये तो कहा जाता है नीतीश जी तो आरक्षण का समर्थक आदमी है, क्योंकि इस बार भी जब यहाँ पे कास्ट सर्वे हुआ तो उसमें लगभग 75% लोगों को आरक्षण को बढ़ाया गया, 65% आरक्षण कर दिया गया। तो ये भी तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो मामला आया, फैसला आया, तो उसमें रिजेक्ट कर दिया गया है। तो नीतीश जी तो आरक्षण का समर्थक रहे हैं, विरोधी तो रहे नहीं। कि नीतीश जी हों या लालू जी हों या भाजपा हो, आरक्षण का समर्थक तीनों में से कोई नहीं है। ये तीनों जनता के आंख में धूल झोंक रहा है। 50% आरक्षण की बात 1992 में इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार में 9 जजेज की संविधान पीठ ने फैसला दिया था। सबको मालूम था कि 50% से आरक्षण अधिक बढ़ाने की संभव नहीं है। अगर 50% से अधिक आरक्षण बढ़ाएंगे तो 9th शेड्यूल में डालना पड़ेगा, उसके बचाव का एक ही रास्ता है। तो 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में दर्ज किए बिना आरक्षण की सीमा बढ़ाएगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसी का हश्र हुआ कि यहाँ पटना उच्च न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया। जहाँ स्कोप था, नीतीश बाबू की चालाकी देखिए, ये स्कोप था पंचायती राज में। आज भी पंचायती राज में आरक्षण है 20% अति पिछड़ों के लिए और 17% शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, यानी टोटल है 37%। अगर नीतीश बाबू को बदले हुए परिस्थिति में, यानी जातीय आंकड़े आने के बाद अगर आरक्षण बढ़ाने की गुंजाइश थी तो वह थी पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में, लेकिन वहाँ 37% छोड़ दिया गया। 13% आरक्षण बढ़ाने की गुंजाइश पिछले 14-15 वर्षों से नीतीश जी अपने पॉकेट में आरक्षण लेके घूम रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं दिया। और 50% से ऊपर करने के लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा या फिर 9वीं अनुसूची में डालना पड़ेगा। तो दोनों में से नहीं करते हैं और आरक्षण का सब्जबाग दिखा करके बढ़ा देते हैं, तो यह लॉलीपॉप है, यह लोगों को मूर्ख बनाना है, सब्जबाग दिखाना है। इसीलिए मैंने कहा कि ये तीनों की नीयत पर खोट है, तीनों ने लोगों को ठगने। क्या लगता है, अभी तो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही, केंद्र में भी सत्ता में है, नीतीश जी सत्ता में है और इनकी बड़ी भूमिका है सर आज के डेट में सत्ता में। तो क्या लगता है कि 9वीं अनुसूची में जो 65% आरक्षण दिया गया 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा? अब इसके पहले तो नीतीश कुमार जी की परीक्षा हो चुकी, जो 18 वर्षों से विशेष राजकीय दर्जे की बात कर रहे थे लगातार, इसके लिए क्या क्या उन्होंने यत्न नहीं किया, और आज उन्हीं के बदौलत चल रही भाजपा की सरकार ने यह क्लियर कर दिया कि बिहार विशेष राज्य को दर्जा नहीं मिलेगा। तो नीतीश बाबू को तो नैतिकता अगर होती तो सरकार से समर्थन वापस कर लेते, सरकार से वापस वापस हो जाते वहाँ से, लेकिन इस्तीफ़ा दे देते वहाँ से। लेकिन आज कुछ नहीं हुआ, नीतीश जी ने उसको स्वीकार कर लिया। तो ठीक उसी तरह की बात है, आप कह रहे हैं कि जाति गणना के आलोक में इन्होंने जो आरक्षण बढ़ाई, और अगर 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार इसे नहीं डालती है तो नीतीश कुमार बयान दे कि 9वीं अनुसूची में अगर केंद्र सरकार नहीं डालती है तो मैं केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लूँगा। तब तो मैं इनको सैद्धांतिक कहूँगा कि सिद्धांत पर हैं। जैसे मैंने तेली तमोली दांगी के सवाल पर सदस्यता गंवा दी, सदस्यता चाहते तो हम बचा सकते थे, हालांकि ये दल बदल कानून के अंतर्गत आता भी नहीं था, लेकिन हमें झुकने की मंजूर नहीं थी। हमने कहा कि एक बार नहीं, अगर ऐसा काम दर्जनों बार करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। तो आप यह कह रहे हैं कि नीतीश जी ने ही आपकी सदस्यता खत्म करवाई है? बिल्कुल 100%। नीतीश जी, ये तो आरजेडी को बदनाम इन्होंने किया, दरअसल काम नीतीश जी ने किया। उस समय नीतीश जी की राजद के सहयोग से सरकार चल रही थी, और राजद के जो ये हैं शहजादे हैं, वह नीतीश कुमार जी से यह उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि नीतीश बाबू अब हमको सीएम की कुर्सी देंगे, अब हमको देंगे। इस उम्मीद में नीतीश बाबू जो कहते थे ये शहजादे करते थे, और शहजादे जब सरकार से अलग हो गए तो नीतीश बाबू को मौका मिला 24 घंटा के अंदर मेरी सदस्यता समाप्त करा दी। तो नीतीश बाबू बहुत तिकड़मी हैं, बहुत मैनेजमेंट करके आज 19-20 वर्षों से शासन चला रहे हैं, उनकी संख्या कम है। और अगर ईमानदार होते तो नीतीश बाबू जब जातीय गणना कराई तो जातीय गणना कराने में जो हजारों करोड़ रुपए का खर्च हुआ,
तो उस खर्च के हिसाब से नीतीश बाबू को जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए थी। और जिम्मेवारी का मतलब था कि आप 1.5% वाला आदमी इतना दिनों से मुख्यमंत्री बने हुए, तो आप छोड़ करके जो सबसे अधिक आबादी है उसको बना दें, या उसको टिकट उसको जनसंख्या के अनुपात में दें। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब आपके पास जातीय आंकड़ा आ गया, आप फिर भी उस पर नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब तो जनता को सब्जबाग दिखा रहे हैं। तो ये नीतीश बाबू हों या लालू बाबू हों, ये कोई लोग सामाजिक न्याय का पक्षधर नहीं है। सामाजिक न्याय का परिभाषा ये लोग अपने अपने जातीय और अपने अपने समाज के हिसाब से ये कर रहे हैं। इसलिए अति पिछड़ों में घोर निराशा है और आक्रोश है इन लोगों के खिलाफ, और ये आक्रोश जो है आने वाला चुनाव में दिखेगा। सर एक अलग सवाल होगा मेरा कि एक जो कहा जाता है मुंगेरी लाल की हसीन सपने तुम देख रहे हो, ये कहावत कही जाती है, क्या लगता नहीं मुंगेरी लाल कमीशन का मजाक बनाया जाता है? देखिए, मुंगेरी लाल कमीशन वो मुंगेरी लाल की बात नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने। वो मुंगेरी लाल दरअसल कांग्रेस के रिजिम में मंत्री थे। यहीं दीघा के रहने वाले थे मुंगेरी लाल जी। वो दलित समुदाय के, पासवान समुदाय के मंत्री थे, बड़े योग्य मंत्री थे, अंग्रेजी में फाइलिंग करते थे, और उन्हीं के अध्यक्षता में एक कमीशन बनी थी। और उसी कमीशन की अनुशंसा को कर्पूरी ठाकुर जी ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में लागू किया था पहली बार बिहार के अंदर आरक्षण। वो मुंगेरी लाल की मैं बात कर रहा हूँ, मुंगेरी लाल आयोग की बात कर रहा हूँ। वो मुंगेरी लाल की हसीन सपने वाले दूसरी बात है। सर एक बात और है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस शामिल किया जा रहा है मनुस्मृति को लेकर, और हम आपके पास देख रहे हैं मनुस्मृति मौजूद है, तो इस पर आपका क्या विचार होगा? क्या मनुस्मृति पढ़ाया जाना चाहिए छात्रों को? देखिए, मनुस्मृति अब बीते दिनों की बात हो गई। जब भारत का अपना संविधान नहीं था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी देश आज़ाद होने के बाद, तब से 1952 से जब पहला चुनाव रहा, या 26 जनवरी 1950 से ये भारत गणतंत्र हो गया, भारत का अपना संविधान है। तो आज जो भारत जो देश है जो चल रहा है, उसी बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर चल रहा है। ये कोई भी मनुस्मृति हो, गीता हो, महाभारत हो, कुरान हो, ये अब धार्मिक ग्रंथ एक मात्र बन करके रह गए हैं। इनसे उसका वास्ता नहीं है। हम लोग तो इसलिए पढ़ते हैं कि थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि पहले के मनुस्मृति में क्या बातें लिखी हुई थी, कुरान में क्या अच्छी बातें लिखी हुई है, और दूसरे ग्रंथों में, गीता में क्या अच्छी बातें लिखी हुई है। तो उसको जानने के लिए इस बात को पढ़ते हैं। लेकिन अब मनुस्मृति, कुरान, गीता, महाभारत, चाहे जिस भी धार्मिक ग्रंथों की बात कर लें, उससे भारत को कुछ लेना देना नहीं है। इन पढ़ाने के लिए बात कही जा रही है भारत सरकार के द्वारा। अब भारत सरकार धर्मनिरपेक्षता के जो कानून बने हुए हैं, जो प्रियम्बुल में है, प्रस्तावना में, उसको अगर बदलने के लिए भारत सरकार कोशिश करेगी, तो यह भारत सरकार के लिए यह फिर एक विघटनकारी काम होगा, और कहीं न कहीं इससे भारत सरकार को ठेस पहुंचेगी। ये अंबेडकर के बनाए हुए संविधान बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना आयरन गेट उसमें लगा हुआ है कि इसको आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी इस बार, अब की बार 400 पार की जो नारे लगा रहे थे, तो भारत की जनता ने, भारत के अंबेडकर पसंद जो लोग थे, संविधान पसंद, उन लोगों ने इस बात का आशंका हुआ कि अगर 400 सीट आएगा तो नरेंद्र मोदी जो है भारत की संविधान जो बाबा साहब का लिखा हुआ है उसको तोड़ मड़ोड़ करेगा। इसीलिए उनका स्पष्ट बहुमत भी नहीं आया। और 2/3 बहुमत की तो बात छोड़ दीजिए, संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ साधारण बहुमत नहीं है, दूसरे के बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकारें चल रही है। तो वैसे परिस्थितियों में इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं बेमानी है। आरक्षण को ऑडिट करने की बात कही जा रही है, तो क्या ऑडिट किया जाना चाहिए? ऑडिट इस तर्क पे कहा जाता है कि रामविलास पासवान के बेटा को क्या ज़रूरत है आरक्षण की, वो तो रिजर्व सीट से लड़ते हैं, चलो उनको छोड़ देना चाहिए। क्या इन सब बातों में कितना लग रहा है आपको? देखिए, आरक्षण की ऑडिट होनी चाहिए, ये मैं सकारात्मक बात है। लेकिन इस ऑडिट होने के पहले जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि आखिर आरक्षण का हम विरोध करते हैं, तब फिर उनके जो स्थितियों को क्यों नहीं अच्छा बनाते हैं। भारत में जात पात बिल्कुल नहीं रहे। अगर जात पात सच्चाई नहीं है तो अच्छी बात है, आरक्षण भी नहीं रहे। लेकिन क्या ये यथार्थ है? आज भारत में या बिहार की बात करें या चुनाव की जब भी बात आती है तो जाति देख करके टिकट दिए जाते हैं, जाति देख करके सारे चीज़ किए जाते हैं। जो परिपूर्ण है हर चीज़ से, जैसे चिराग पासवान परिपूर्ण है, वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ गए, अचूक रिजर्व सीट था वो, और जम्मू सुन के जीजाजी लड़ गए। वो तो अच्छी बात है, ऑडिट होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, ताकि भारत में संविधान जब बनी थी तो उस समय कहा गया था कि हर 10 साल के बाद
संविधान में इसको व्यवस्था की जाएगी कि क्या है, समीक्षा करने के बाद ही ना। लेकिन इस समीक्षा में हर बार ये संविधान एक फॉर्मेलिटीज बन के रह गया, हर बार आरक्षण बढ़ाए जाते हैं, तो ये आरक्षण तो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मनसा आरक्षण विरोधियों को भी तो बदलने की ज़रूरत है। आज भी जुडिशरी में प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका आज भी क्या है, कॉलेजियम सिस्टम चल रहे हैं, तो आज भी वहाँ पर कंपटीशन नहीं हो रहे हैं। तो जब कंपटीशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, आज भी ज्ञान की बात वहाँ नहीं हो रही। तो जब IAS IPS बन सकते हैं तो न्याय जिनको करना है, किन्हीं को कत्ल करना है और किन्हीं को फांसी देना है और किन्हीं को बकस देना है, तो उनके लिए आज कंपटीशन क्यों नहीं है, उनके लिए मेरिट की बात क्यों नहीं होती है। एक सर्टेन परिवार के लोग जो है कॉलेजियम सिस्टम में बंधे हुए हैं, वही लोग जज को बहाल करते हैं। तो ये सब भी तो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद समीक्षा होने का विषय था। लेकिन मेरिट की जहाँ तक बात आती है सर, तो आरक्षण में ये बात है कि अगर आरक्षण में किसी व्यक्ति का 40 नंबर में सिलेक्शन हुआ और कोई व्यक्ति 45 नंबर लाया और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर ये तो लग रहा है ना कि सिर्फ उनका मेरिट बेहतर है जिनका 40 नंबर आया है। इस पे क्या कहेंगे आप? इसकी तो मेरिट वाले वो होते हैं, आरक्षण के कारण मेरिट नहीं बन पाता है। इसकी जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए कि एक व्यक्ति सतुआ खा करके दौड़ रहा हो या पढ़ रहा हो या तैयारी कर रहा हो, और एक व्यक्ति दूध और बादाम खा करके दौड़ रहा हो, तो दोनों को आप एक साथ कंपटीशन में करेंगे तो न्याय नहीं होगा। आज एक गरीब के बच्चे छोटे से स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और एक अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और दोनों को आप एक साथ बैठाते हैं और कहते हैं कि दोनों कम्पीट करो, कहाँ से करेगा। इसलिए राज्य सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को, सत्ता को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हम एक तरह की व्यवस्था करें। समान शिक्षा आयोग बने बिहार के अंदर, मुचकुंद दुबे के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन क्या रिपोर्ट आज तक लागू कर सका किसी मुख्यमंत्री ने? यही नीतीश कुमार जी ने आयोग बनाई थी। तो समान शिक्षा प्रणाली, सबका शिक्षा अगर एक समान होता, उस समय लोहिया जी नारा लगाते थे, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का समान, सबका शिक्षा एक समान, भंगी का बेटा, तो वो कहाँ आज है? चरितार्थ हो रहा है? सबकी एक शिक्षा है? नहीं। अगर सरकारी स्कूल में सबको पढ़ना है तो सबको इसी इलाके में सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए था। कॉन्वेंट स्कूल बंद कर दीजिए, पैरेलल स्कूल जितने चलते हैं बंद कर दीजिए, फिर सबको एक साथ बैठाइए कंपटीशन में। लेकिन KG से PG तक की जो एजुकेशन, जो एडमिशन फीस लगता था, पूरी शिक्षा जो है, महिला जो गर्ल्स होते हैं उनके लिए माफ़ किया गया था। एक नियम बनाया गया था, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शायद 2016 में इसको लागू भी किया गया। कुछ कुछ स्कूलों में, कॉलेजों में इसकी लागू हो चुके हैं। उसकी बात छोड़िए ना, कानून बन गई यहाँ, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार कानून बन गए। उस अधिकार के कानून के तहत आप पता है, वहाँ 5 साल से लेकर 8 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को, गरीब बच्चों को आपको अनिवार्य है शिक्षा देना, मुफ्त में देना है। ये सरकार के कानून बना दी, लेकिन क्या ये व्यवहार में लागू है? उसके तहत 25% बच्चे को हर साल प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना है गरीब बच्चों को, और उसके बदले सरकार प्रतिआपूर्ति करती है पैसे का। लेकिन पटना जिला के भी आप अगर सर्वे कर ले कि अगर 100 प्राइवेट विद्यालय होंगे तो 100 विद्यालयों में 25% बच्चों की अगर बात करेंगे गरीब बच्चों की, तो कितना विद्यार्थी आ जाएंगे? उतना विद्यार्थी की पढ़ाई हो रही है प्राइवेट स्कूलों में? नहीं हो रही है। तो ये सरकार ढकोसला करती है। सरकार की नीयत अभी तक भी साफ नहीं है, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी। इसीलिए आज़ादी खाली नाम की है, आज़ाद अभी भारत के लोग नहीं हैं। सर, अंतिम सवाल ये होगा कि आगे की रणनीति आपका क्या होगा इस पे? हमारी आगे की रणनीति है कि हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूक करेंगे, संगठित करेंगे, और नीतीश कुमार जी ने जो भोथर हंसुआ से हमारी गर्दन काटी है, हमारी मतलब अति पिछड़ा की अधिकारों की, और एक कातिल बनने का उन्होंने काम किया है। और लोगों के बीच में उनके जो तथाकथित छुटभइये नेता हैं, वो कहते हैं कि अति पिछड़ों के नीतीश कुमार मसीहा हैं। तो यह जो स्वांग रचते हैं गलत, इस बात का पर्दाफाश हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में बताएंगे कि नीतीश कुमार जी ने कैसे तुम्हारे अधिकारों की हनन किया है और अपने को स्वांग रखते हैं कि तुम्हारे मसीहा हैं। तो वैसे स्थिति में जब बिहार के लोग जान जाएंगे तो नीतीश कुमार को खारिज कर देंगे, या तो नीतीश कुमार हमारी मांगे मान लेंगे, और नहीं अगर मांगे मानेंगे तो इस आगामी चुनाव में उनको हम लोग खारिज कर देंगे। ये तो हम लोग के बस की बात है। हमारी इतनी वोटिंग है
पावर है और इतना हमारा संख्या है कि नीतीश कुमार को जब चाहेंगे तब हम लोग ध्वस्त कर सकते हैं। अति पिछड़ा को सिर्फ समझने की ज़रूरत है और ये समझ में आ रही है लोगों को। आज हम 1 समझते थे, 2 समझते थे, 200 समझते थे, 2000 समझ रहे हैं, हज़ारों समझ रहे हैं, लाखों समझ रहे हैं, कल करोड़ों में समझेंगे। इसी को लेकर के हम पूरे बिहार में फैलाएँगे। यही मेरा आगामी योजना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ हाइप से बात करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।